गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक पार्ट देखने वाले हैं हमारे सिलेबस का, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कुछ इंग्लिश का पार्ट का सिलेबस हमें दिया हुआ है, उसके बाद कुछ जनरल स्किल्स के कुछ टॉपिक्स हमें दिए हुए हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। तो इसमें से भी अराउंड 5 मार्क्स का आपको 25 मार्क्स के पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाला पार्ट होता है, इसमें भी टोटल ऑफ 5 यूनिट्स हमारे पास होती हैं। इन 5 यूनिट्स में से ये जो पहली यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स वाली, और ये जो दूसरी यूनिट है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स वाली, ये हमारा टर्म 1 का सिलेबस है, और ये जो है नीचे का ये हमारा टर्म 2 का सिलेबस है। तो हम अभी फोकस करेंगे हमारे टर्म 1 के सिलेबस पे। तो टर्म 1 के सिलेबस में हमारे पास यहाँ पर यूनिट नंबर 1 जो कि है कम्युनिकेशन स्किल्स, और यूनिट नंबर 2 जो कि है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ये दो यूनिट्स हैं जो हमें यहाँ पर दी हुई हैं, जो कि हम कह सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पार्ट रहेगा। तो आज हम इन दोनों यूनिट्स को थोड़ा सा समझते हैं कि ये हैं क्या। तो सबसे पहली यूनिट जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो वर्ड कम्युनिकेशन जो है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया हुआ वर्ड है, जिसको कम्युनिकेयर बोलते हैं। और उस लैटिन वर्ड का जो मीनिंग, कम्युनिकेयर का जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है शेयर, टू शेयर। ठीक है। अब यहाँ पर कम्युनिकेयर का मीनिंग होता है टू शेयर, और जो कि कम्युनिस्ट वर्ड से बना है, जिसका होता है मतलब कॉमन। मतलब हमें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन, अगर नॉलेज या कुछ इन्फॉर्मेशन, हमें थॉट्स, ओपिनियंस कुछ अगर एक्सचेंज करने होते हैं, किसी को बताने होते हैं, तो उसके लिए हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। कम्युनिकेशन बोलकर भी हो सकता है, कम्युनिकेशन लिखकर भी हो सकता है, या कम्युनिकेशन कभी कभी किसी साइंस सिंबल्स को इशारा कर कर भी किया जा सकता है। तो ये सारे जो तरीके होंगे, इन सारे तरीक़ों को बाय स्पीच, बाय राइटिंग और बाय साइंस, हम इन तीनों को बोलते हैं कि ये क्या है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस। ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया और मैसेजेस थ्रू स्पीकिंग, थ्रू राइटिंग और थ्रू साइंस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। अब ये तो हुई बात कि कम्युनिकेशन होता क्या है। आगे कम्युनिकेशन में एटलीस्ट 2 पर्सन्स का होना बहुत ज़रूरी है। एक जो इंफॉर्मेशन देगा मतलब सेंडर, और जिसको इंफॉर्मेशन देगा मतलब रिसीवर। मतलब कि सेंडर कौन होगा, तो यहाँ पर देखो, द सेंडर डेवलप्स एंड ट्रांसमिट्स अ मैसेज टू द रिसीवर। मतलब मुझे अगर कुछ चीज़ बताना है किसी को, मेरे पास कुछ आइडिया है, मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं, और मुझे अगर वो ओपिनियंस, आइडियाज़, इमोशंस अगर मुझे किसी को बताने हैं, तो मैं जिसके पास आइडियाज़ हैं वो कौन कहलाएगा, जो मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है वो कहलाएगा सेंडर। ठीक है। और जो इन मैसेजेस को रिसीव करेगा वो कहलाएगा रिसीवर। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि कम्युनिकेशन तब ही सक्सेसफुल हो सकता है जब यहाँ पर दोनों सेंडर और रिसीवर में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। अगर दोनों में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन फॉल्टी भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर इन्होंने बताई हुई हैं कि हमारा क्या कम्युनिकेशन होता क्या है, सेंडर कौन होता है, रिसीवर कौन होता है। तो ये चीज़ें इन्होंने हमें यहाँ पर बताई हुई हैं। आगे यहाँ पर एक प्रोसेस दी हुई है कम्युनिकेशन प्रोसेस। उसकी अगर बात करें तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है उसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सेंडर, एक होता है चैनल, एक होता है रिसीवर। सेंडर मतलब कौन, जो इन्फॉर्मेशन देगा। चैनल मतलब जिस माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचेगी, जिस मीडियम से वो इन्फॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचेगी, वो चैनल। और सामने वाला पर्सन जो है जिसको वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कौन कहलाएगा, तो वो कहलाएगा रिसीवर। ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर समझने जैसी है। और आगे देखो यहाँ पर और क्या बताया हुआ है हमें। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझना, द सेंडर फर्स्ट डेवलप्स एन आइडिया। मतलब मैं अगर सेंडर हूँ, मुझे कुछ आइडिया है, मेरे पास कुछ आइडिया है, मेरे पास कुछ ओपिनियंस है, मेरे पास कुछ इमोशंस है, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे किसी को देनी है। सो सबसे पहले वो जो मेरा आइडिया है उसको मैं क्या करूँगा, उसको एक मैसेज के फॉर्म में कंपोज करूँगा, और उस मैसेज के फॉर्म में कंपोज करने के बाद मैं उसको सामने वाले को बताऊँगा।
तो मैं जो ये मैसेज कंपोज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जो ये मैसेज को कंपोज कर रहा हूँ, तो मैसेज को कंपोज करना या मैसेज को बनाना या आइडियाज़ को बनाना, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एनकोडिंग। ठीक है, मतलब मुझे कोई जानकारी देनी है, मेरे मन में कुछ आइडिया आया, तो उस आइडिया को मुझे सामने वाले को बताना है, तो मुझे उसको मैसेज के फॉर्म में बताना पड़ेगा। तो मैंने मेरे आइडिया को एक मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब मैंने उस मैसेज को एनकोड कर दिया, एनकोडिंग कर दी, मैसेज को मैंने एनकोडिंग कर दी। ठीक है, और जब सामने वाले को ये मैसेज मैं दूंगा, तो सामने वाला पर्सन क्या करेगा? मेरे भेजे हुए मैसेज को समझेगा, मतलब क्या करेगा? वो डिकोडिंग करेगा। तो ये एनकोडिंग मतलब मैं मैसेज को बना रहा हूँ तो मैं एनकोडिंग कर रहा हूँ, सामने वाला अगर रिसीवर मेरे मैसेज को रिसीव कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? तो वो डिकोडिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें समझना पड़ेंगी। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए एनकोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर और भी हमें चीज़ें बताई हुई है, एक डायग्राम बताया हुआ है, वो डायग्राम को इन्होंने यहाँ पर पूरा समझाया हुआ है कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस होने में क्या होता है? सेंडर के पास कुछ आइडिया होता है जो वो कम्युनिकेट करना चाहता है, ये पहली स्टेप होती है। तो वो सेंडर क्या करता है? वो उस आइडिया को मैसेज के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब एनकोडिंग करता है। फिर ये मैसेज को वो भेजता है, ट्रांसमिट करता है किसी माध्यम से। रेसिपिएंट इस मैसेज को का मीनिंग निकालता है, सामने वाले को जिसको मैसेज भेजा वो इसका मीनिंग निकालता है, मतलब डिकोडिंग करता है। और रिसीवर इसका जो भी मतलब निकालता है उसके आधार पर सेंडर को रिप्लाई करता है, मतलब उसको फीडबैक देता है। सो दिस इज़ हाउ द साइकिल गोज़। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो होता है, सबसे पहले एक होता है सेंडर जिसके पास आइडिया होता है, जो मैसेज को एनकोड करता है, वो किसी सिग्नल्स के थ्रू उसको मैसेज को रेसिपिएंट तक वो भेजता है, जो उस मैसेज को डिकोड करता है, और रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है और फाइनली उसका फीडबैक वापस से सेंडर को दे देता है। सो दिस इज़ हाउ द साइकिल वर्क्स। तो ये हुआ पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक तरीका हो सकता है ओरल कम्युनिकेशन, एक तरीका हो सकता है रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब वो होता है जिसमें कम्युनिकेशन बोलकर कर दिया जाए। रिटन कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें कम्युनिकेशन वर्ड्स में लिख कर या कोई प्रिंटेड फॉर्म में किया जाए। जैसे कि न्यूज़पेपर से हमें कुछ जानकारी मिलती है तो वो रिटन फॉर्म में मिलती है, तो वो रिटन कम्युनिकेशन है। ठीक है, कोई रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूँ तो वो रिपोर्ट अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो वो वर्ड्स में लिखी हुई है, तो वो क्या होगा? वो भी रिटन कम्युनिकेशन होगा। मैं अगर कोई नोट्स है मेरे पास, मैं नोट्स को पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? वहाँ पर भी कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो रहा है, मतलब वो भी रिटन कम्युनिकेशन है। ठीक है, बट अभी जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो ओरल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। ओरल कम्युनिकेशन में बोल के समझाया जाता है और रिटन कम्युनिकेशन में लिख कर समझाया जाता है। माउथ से बोलकर ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन मतलब लिख कर। ठीक है, अब यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। लिटरेसी मतलब कितनी जानकारी होना चाहिए। ओरल कम्युनिकेशन में कोई जानकारी की ज़रूरत नहीं है, मैं बोलूँगा आप सुनोगे, आप समझ जाओगे। पर रिटन कम्युनिकेशन में आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। मैसेज का ट्रांसमिशन रिटन कम्युनिकेशन में स्लो होता है और ओरल कम्युनिकेशन में फास्ट होता है। ठीक, उसके बाद प्रूफ, फीडबैक, रिवीजन, रेसिपिएंट, ये बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर इन्होंने हमें दे रखे हैं। हमारे लिए समझने जितना इतना है कि ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन होता क्या है। अगली चीज़ हमें दी हुई है, वो दिया हुआ है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। इसको थोड़ा सा समझते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स मतलब क्या? हम हमारे खुद को बिहेव्ड रखने के लिए, खुद के वेलबींग को और अच्छा रखने के लिए हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है, अब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में हमें क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखना पड़ता है? तो डीड्स का ध्यान रखना पड़ता है, हमारा किसी चीज़ के लिए क्या इंटेंशन है उसका ध्यान रखना पड़ता है, हमें क्या ज्ञान है, नॉलेज का है उसका ध्यान रखना पड़ता है, हमारे बर्ताव का ध्यान रखना पड़ता है, हमारी आदतों का ध्यान रखना पड़ता है। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हम हमारी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की बात करें तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में क्या मतलब चीज़ें एक पर्सन के अंदर होना चाहिए? तो उसके अंदर होना चाहिए सबसे पहली चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस।
अगर आप खुद को बिहेवियर वेल बिहेव्ड रखना चाहते हो, आप खुद को मतलब एक तरीके से क्या कहना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन रखना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, आपको खुद को भरोसा रखना पड़ेगा खुद पर, ये सबसे ज़रूरी है। अगला है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको किसी भी चीज़ का साइकोलॉजिकल टेंशन या किसी भी चीज़ का डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप उसको किस तरीके से डील कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। आपको होमवर्क करना है, होमवर्क दिया हुआ है, तो आप कितने समय में उसको कर पा रहे हो, कितना इंडिपेंडेंटली उसको कर पा रहे हो, कितने जल्दी उसको कर पा रहे हो, कितना कम उसका बर्डन ले पा रहे हो, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। इंडिपेंडेंट वर्किंग, अगर कोई आपको काम दे दे तो क्या आप उस काम को कर पाते हो, कितने जल्दी कर पाते हो, कितने अच्छे से कर पाते हो, कितना उसको समझ पाते हो, वो आपके अंदर एक स्किल होना चाहिए। टीम प्लेयर, जैसे कि जो स्पोर्ट्स में लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा समझते हैं कि कोई अगर टीम गेम है तो उसमें टीम स्पिरिट का होना कितना इंपॉर्टेंट होता है और टीम स्पिरिट कितना बड़ा रोल प्ले करती है। अगली चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स तो होना ही चाहिए किसी भी काम के लिए, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, लिखने से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना ही चाहिए। अगला है सेल्फ मोटिवेशन, आपको खुद को भी मोटिवेटेड रखना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का बोलने का तरीका, आप लोगों का बिहेवियर, आपका पहनावा, आपका चाल चलन, आपके फ्रेंड्स, एवरीथिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब कि पर्सनालिटी मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें यही चीज़ें बताई गई थी। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन में एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, फिर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें इन 2 यूनिट्स में बताई गई हैं। सो दीज आर द 2 यूनिट्स विच वी हैव टू गो थ्रू। इसमें से भी आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर स्टूडेंट्स टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।